भाई और डिटेल्स नहीं बताई जाएगी मुझसे। आज हम बात करने वाले हैं हेलो किटी मर्डर केस के बारे में, पर उससे पहले तुमने मेरा सेटअप तो देख ही लिया होगा, कितना गजब है ना। सेटअप के नाम पे मैंने यहाँ पर बस एक सीडी चिपका दिया है और ब्लैक चार्ट लगा दिए हैं। और बाकी यार ये यहाँ पर वोट्स हो गया, पता नहीं क्या कहते हैं इसे, वोट्स ही कहते हैं शायद, डील कहते हैं हमारी हिंदी में। तो पता नहीं, इसकी बैंडेज ले रखी है मैंने, वो बांध रखी है अभी। खैर अब बात करते हैं केस के बारे में, द हेलो किटी मर्डर केस। भाई सच बताऊं ना, ये काफी ज्यादा पॉपुलर केस और काफी ज्यादा डरावना केस है। और हाँ, ये पॉपुलर बाहर की कंट्रीज में, हमारे इंडिया में नहीं है, क्योंकि इंडिया में कुछ ही यूट्यूबर्स ने इस पर वीडियो बनाई है, और बनाई है तो उनके 7 से 8 लाख व्यूज आए हैं। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम इसके बारे में बात करें और तुम इसको पूरा देखो और लाइक कमेंट करो, ताकि इस वीडियो को पुश मिले और इस पर बढ़िया व्यूज आए। और केस बाकी बहुत ही खतरनाक है, इस बात की गारंटी मैं ले लेता हूँ कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जिस कदर का टॉर्चर इस केस में इस लड़की के साथ हुआ है, मतलब मैं तुम्हें डिटेल्स के जरिए बता भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी मेरी ये कोशिश रहेगी कि तुम उस हर पल को जानो जो उस लड़की ने सहे। तो मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं हेलो किटी मर्डर केस। मई 1999 हांगकांग के एक शहर की बात है। यहाँ पर शाम के वक्त जब पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले आराम फरमा रहे होते हैं, तब उनके पास एक लड़की भागती हुई आती है। लड़की काफी ज्यादा डरी हुई थी, उसके पसीने छूट रखे थे, उसके रोंगटे खड़े हो रखे थे, मानो उसने पता नहीं क्या देख लिया और क्या हो गया हो उसे। लड़की की उम्र करीब 14 साल थी और वो बताती है कि उसने सपने में एक लड़की को देखा जिसका सिर कटा हुआ था और उसको बुरी तरह से पीट रखा था। वो सिर कटा हुआ एक भूत था और वहां से आवाजें आ रही थी कि मुझे मेरा सिर दे दो। अब इसके बाद लड़की की नींद खुल जाती है, जिसके बाद वो दिन में फिर से सो जाती है और दिन में भी उसे वही सेम सपना आता है। यहाँ तक कि सपने में अपार्टमेंट भी सेम था, लेकिन इसको भी 14 साल की लड़की नजरअंदाज कर देती है और अगले दिन भी सो जाती है। वो लड़की बताती है उसे करीब 3 से 4 दिन हो चुके हैं और इन 3 से 4 दिनों में लगातार वो सपना उसे बार बार आ रहा है और ये सारे के सारे सपने A to Z सेम थे। जिसके बाद लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो इन सपनों को सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो पुलिस वालों के पास भागकर आई थी। पुलिस वाले सोचते हैं कि इसकी उम्र करीब 14 साल है, ये तो बच्ची है, इसलिए शुरू में वो इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन फिर वो लड़की पुलिस वालों को कुछ ऐसी शॉकिंग बात बताते हैं कि उनके पांव तले से जमीन खिसक जाती है। वो उनके सामने एक मर्डर को कन्फेस करती है और बताते कि वो भी उसका किसी तरह से पार्ट थी। जिसके बाद जाकर पुलिस वालों को इस लड़की पर थोड़ा सा शक होता है और वो इसकी बात मानते हैं। यहाँ तक कि ये 14 साल की लड़की इनको उस अपार्टमेंट में लेकर जाती है जहां पर उसे वो भूत दिख रहा था। वो लड़की पुलिस वालों को लेकर आती है 31 ग्रैनविले रोड के एक अपार्टमेंट के 3rd फ्लोर पर, और ये फ्लोर काफी क्रीपी सा था। यहाँ ऐसा लग रहा था कि मानो कई सालों से यहाँ पर कोई भी नहीं आया हो। बल्कि जब पुलिस वाले इस फ्लोर का दरवाजा खोलते हैं तब वहां से बहुत ही गंदी बदबू निकल कर आती है। ये बदबू इतनी गंदी थी कि सांस घुटकर इसमें मर जाए आदमी। और पुलिस वालों को भी ये साफ साफ समझ में आ चुका था कि ये बदबू तो खून की है, बल्कि कमरों में भी दीवारों पर खून के बहुत से धब्बे थे। फ्लोर पर, दीवार पर, यहाँ तक कि सीलिंग पर भी खून के धब्बे थे। जिसके बाद वो 14 साल की लड़की एक हेलो किटी डॉल की ओर इशारा करते हुए कहती है कि इसको देखो। पुलिस वाले सोचते हैं कि इसमें क्या देखे, वो बस उसको जाकर कैजुअली उठाते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी थी कि जब पुलिस वाले उस डॉल के पास जाते हैं तब बदबू तेज होती जाती है, और जब वो उस बड़ी सी डॉल को उठाते हैं तब उसमें से एक इंसानी खोपड़ी निकलती है। इसके अलावा पुलिस वालों को उस फ्लोर पर हथौड़े, कैंची, इलेक्ट्रिक वायर्स, ऐसी ऐसी चीजें मिल रही थी जो कि वे साफ बयां कर रही थी कि यहाँ पर कितना भयानक टॉर्चर हुआ था। और बता दो, इन सभी चीजों पर खून लगा हुआ था, उस इंसान का खून जिसको इनसे टॉर्चर किया गया था। साथ ही साथ पुलिस वालों को उस रूम में प्लास्टिक बैग्स में इंटरनल ऑर्गन्स मिलते हैं जो कि सड़ चुके थे। जिसके बाद जाकर उस लड़की से सख्ती से पूछताछ की जाती है और तब जाकर इतनी भयानक कहानी सामने निकल कर आती है कि पूरी की पूरी दुनिया सहम जाती है। तो अब शुरू से बात करते हैं और उसके साथ हुए टॉर्चर को बताते हैं कि कैसे क्या हुआ था। ये बात है चाइना की, जब 1976 में पैदा होती है फान मन ये, और इस लड़की का बचपन बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब था, क्योंकि इसके माँ बाप ने जब ये छोटी थी तभी इसको ऑर्फनेज में छोड़ दिया, और जैसे जैसे ये बड़ी होती है ऑर्फनेज में इसको टॉर्चर किया जाता है। इससे वहां पर झाड़ू पोछा लगवाया जाता था और जब ये काम नहीं करती थी इसे पीटा जाता था।
किसी तरह से वहां पर जीती है और बड़ी हो जाती है। जब इसकी उम्र 15 साल हो जाती है तब इसको ऑर्फनेज से निकाल दिया जाता है, क्योंकि चाइना में ऑर्फनेज में बच्चों को रखने की लिमिट है 15 साल की उम्र, इसलिए फान मनिए को वहां से निकाल दिया जाता है। अब फान का पूरी दुनिया में कोई भी चाहने वाला नहीं था और ये रोड पर आ गई थी, और ऐसा भी नहीं हुआ था कि किसी ने इसको अडॉप्ट कर लिया हो। और जब ये रोड पर आ जाती है तब इसकी गलत लोगों से मुलाकात होती है और ये ड्रग्स की आदत लग जाती है। अब ड्रग्स एक ऐसी चीज होती है जो कि किसी भी आदमी से कुछ भी करवा सकती है। ये एक आदमी का घर परिवार सब कुछ तोड़वा सकती है और बिकवा सकती है। अब ड्रग्स लेने के लिए फान को पैसे चाहिए थे और पैसे कमाने के लिए फान वेश्या का काम करने लगती है। अब यहाँ पर भी फान चाहे कैसे भी पैसे कमा रही थी, लेकिन वो खुश थी और खा पी रही थी। उसे कोई परेशान करने वाला नहीं था, साथ ही साथ केयर करने वाला भी नहीं था। ऐसे करके टाइम बीतता है और उसकी उम्र हो जाती है 21 साल। तब वो रोमांस विला में काम करने लग जाती है, जो कि एक क्लब था। अब यहाँ पर भी वो ऐसे ही काम करती थी, वो पैसे कमाती थी और अपना घर पर सो जाती थी। लेकिन एक बार क्या होता है कि फान को अपने ही एक क्लाइंट से प्यार हो जाता है, यहाँ तक कि क्लाइंट भी मान जाता है और उसे भी उससे प्यार था और दोनों शादी कर लेते हैं। साल 1996 में उनकी शादी हुई थी और जिस तरह से उसको अपना पति मिला था, यानी अपना क्लाइंट, तो समझ ही सकते हो कि वो भी कैसा आदमी था। एक्चुअली में वो भी एक ड्रग एडिक्ट था और नकारा निकम्मा था, इसीलिए दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती थी और दोनों में बहुत ही ज़्यादा झगड़े होते थे। इनके पड़ोसी भी हमेशा परेशान रहते थे कि इतना झगड़ा क्यों करते हैं, हमेशा आवाज़ करते रहते हैं। साथ ही साथ दोनों चरसी ड्रग एडिक्ट थे। इन्हीं झगड़ों के बीच 2 साल बीत जाते हैं और 1998 में उनका पैदा होता है पहला बच्चा। और बच्चा पैदा होने के बाद फान अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगती है। अब वो एक रिस्पेक्टेड और अच्छी जिंदगी जीना चाहती थी, इसलिए अब जाकर वो अपने वेश्या के काम को छोड़ना चाहती थी। हाँ, मतलब तुम सही समझे कि उस शादी के बाद भी वेश्या काम करती थी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, उसका पति नाकारा निकम्मा था और बच्चा पैदा होने के बाद भी वो घर में लड़ाई झगड़े करता रहता है और बिल्कुल भी नहीं सुधरता है। अब फान एक क्लब में काम करने लगी थी एज अ होस्टेस। साथ ही साथ चाहे अब वो बेशक कम पैसे कमा रही थी, लेकिन वो सेफ थी और रिस्पेक्टेड थी इन सो कॉल्ड सोसाइटी। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ। जब वो वैसे काम करती थी तब उसकी दोस्ती हुई थी चान मन लोग से, और चान मन एक ऐसा आदमी था जिससे कोई भी दोस्ती रखना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो एक घटिया आदमी था और एक गैंगस्टर था। साथ ही साथ चान मन के जरिए फान की दोस्ती हुई थी उसके 2 दोस्तों से, लियोंग सिंगचो उम्र 26 साल, लियोंग वे लोन उम्र 21 साल। और हाँ, ये दोनों भी गैंगस्टर थे। साथ ही साथ इनके बारे में एक और बात कि ये तीनों वो सिंगो ट्राइड गैंग के मेंबर थे जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग और एक्सटॉर्शन में काफ़ी ज़्यादा बदनाम है। तो साफ सी बात है कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स का पैसा पड़ा रहता था, और जब फान वैसे काम करती ही तभी उसके पास क्लाइंट बनकर जाते थे। और जब फान ये देखती कि चान के पास काफ़ी पैसा है तब वो इससे दोस्ती कर लेती है। लेकिन उसकी इस घटिया आदमी से दोस्ती ही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक बनने वाली थी। खैर, अब दोबारा से स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि फान अब एक क्लब में काम करने लगी थी। शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उसे महसूस होने लगता है कि उसे पैसों की कमी हो रही है, क्योंकि उसको रेंट पे करना पड़ता था और अपने बच्चे को भी पालना पड़ता था। और इस पैसे की कमी के कारण ही वो दोबारा से चान मान के कॉन्टेक्ट में आ जाती है, मतलब कि वो दोबारा से वेश्या का काम करने लगती है। अब दोबारा से ये काम करने के कारण उसके पास काफ़ी पैसा आने लगा था, और जैसे जैसे उसके पास पैसा आ रहा था उसकी और डिज़ायर बढ़ती जा रही थी। एक तरीके से वो ग्रीडी होती जा रही थी। अब चान मान भी एक ड्रग एडिक्ट था, और एक दिन की बात है जब वो फान के रूम में ड्रग्स लेकर नशे में धुत पड़ा था। जब उसे ये होश नहीं था कि वो कैसे क्या कर रहा है, तब फान की नज़र पड़ती है टेबल पर रखे हुए चान के वॉलेट पर। फान देखती है कि उसमें एक नोटों की गड्डी है। अब फान सोचने लगती है कि उसे रेंट वगैरह देना है और उसे पैसे की ज़रूरत है, इसलिए वो चुपके से चान के वॉलेट में से पैसों को चुरा लेती है। और यही फान की सबसे बड़ी गलती थी जिसके कारण उसका इतना दर्दनाक अंत हुआ। खैर, थोड़ी देर बाद चान मान को होश आता है। वो अपना बटुआ उठाता है, जेब में डालता है और वहां से चला जाता है। लेकिन वहां से थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे महसूस होता है कि उसके बटुए में जो 4000 हांगकांग डॉलर थे, जो कि ड्रग्स के पैसे थे, वो उसके बटुए में नहीं हैं। अब वो सोचने लगता है कि आखिर पैसे कहाँ गए। तब उसे याद आता है कि जब वो फान के पास गया था तब उसके पास पैसे थे, लेकिन अब जब वो आ रहा है तब उसके पास पैसे नहीं हैं, मतलब कि फान ने पैसों को चुरा लिया। अब ये महसूस होते ही उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अब साफ साफ बताऊं तो चान मान के लिए 4000 हांगकांग डॉलर कुछ बड़ी रकम नहीं थी,
लेकिन उसका सोचना ये था कि ये तो भाई इमेज पर बात आ चुकी है, और यही सोचकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने उसकी गैंगस्टर की इमेज को खराब कर दिया है। और इसीलिए वो अपने दोनों दोस्तों लियोंग सिंह चो और लियोंग सिंह लो को फानमन के रूम पर भेजता है ताकि उसको पकड़कर लाया जा सके। खैर वे दोनों लड़के जाते हैं फानमान के रूम पर, और उनके साथ एक लड़की भी थी। ये वही लड़की थी जो मैंने तुम्हें शुरू में बताई थी, 14 साल की बच्ची। दरअसल वो उनमें से एक की गर्लफ्रेंड थी। ये पक्का नहीं है किसकी गर्लफ्रेंड थी और क्या ही फर्क पड़ता है। खैर वे उसको पकड़ लाते हैं चानमान लोग के पास, जिसके बाद वो उसको बुरी तरीके से पीटता है, और तब जाकर फानमान ये कबूल करती है कि उसी ने पैसे चुराए थे, जिसके बाद वो उसको पैसे दे भी देती है। हालांकि उसने उनमें से काफी सारे पैसों को खर्च कर भी दिया था। इससे चानमान को और भी गुस्सा आता है, और जैसा कि मैंने बताया कि वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता था, इसलिए वो फानमान से $10,000 और मांगता है उसकी इज्जत की भरपाई के लिए, और उस पर वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट लगा देता है। उस पर इतना इंटरेस्ट लगा दिया गया था कि वो कभी भी उसको पूरा नहीं कर सकती थी। वो कुछ पैसे देती लेकिन उससे दुगना उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता। जिसके बाद चानमान के दोस्त फान को उसके पति से चोरी छिपे उठा लाते हैं 31 ग्रैंड मिलर रोड के एक अपार्टमेंट में, जहां पर वो उसको एक फ्लोर पर बंद कर देते हैं। और यहीं पर शुरू होने वाले थे उसके नर्क से भी बदतर दिन। यहाँ पर लाने के बाद चानमान उसको फोर्स करता कि तुम यहाँ पर वैसे काम करो और तब तक यहाँ पर रहोगी जब तक मेरे 10,000 हांगकांग डॉलर चुका नहीं देती। जिसके बाद समय बीतता है और चानमान के कई सारे कस्टमर्स वहां पर आते, उसका बुरी तरीके से करते, उसको मारते, बल्कि पैसे भी देकर जाते। लेकिन चानमान ने उस पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट लगा रखा था कि वो कभी भी चाह कर भी सारे पैसे चुका नहीं सकती थी। मतलब वो वहां पर बुरी तरीके से फंस चुकी थी। और जब वो यहाँ पर फंसी हुई थी तब उसका पति पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करवाता है। उसके लिए सर्च भी होती है लेकिन उसका कोई अता पता नहीं लगता है। तो मैं तुम्हें वार्निंग दे देता हूँ कि इससे आगे डिटेल्स काफी ज्यादा क्रीपी होने वाली है, तो अगर तुम कमजोर दिल के हो तो यहीं पर वीडियो को छोड़ जाओ। तो जिसको जाना था तो वो अब जा चुके होंगे, तो चलिए शुरू करता हूँ। अब ये जो अपार्टमेंट था उसको चानमान ने ही रेंट पर दे रखा था, तो यहाँ पर उसको किसी का भी डर नहीं था, इसलिए वो टॉर्चर को शुरू करता है। वे सभी लोग मिलके उसका बुरी तरीके से उसको मारते हैं। फानमान को फिजिकली ही नहीं बल्कि साइकोलॉजिकली भी बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है। उसको कांटे वाले मेटल वायर से पीटा जाता है। जब वो उसको मारते थे उसकी चमड़ी तक उधड़कर आ जाती थी। और फान के जो भी कस्टमर आते थे वो ऐसे आते थे, मतलब सैडिस्टिक, जिनको उसके वैसे काम से मतलब नहीं होता था, उसको बस उसको पीटना और उसको तड़पते हुए देखना अच्छा लगता था, तो वो भी उसको बुरी तरीके से मारते थे। अगर वो चिल्लाती तो उसके मुंह को एक मैले कपड़े से बांध दिया जाता, जिसके बाद उसके सिर पर लात, घूसे, डंडा या जो भी हाथ में आता उसे मार दिया जाता। यहां तक कि वो 14 साल की लड़की बताती है एक बार फानमान के सिर पर चानमान ने लगातार 50 लातें मारी और ये लातें मारते मारते ही वो बीच में बेहोश हो जाती है, जिसके बाद भी उसको मारता रहता है। तो तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि कितनी हेट उनके मन में थी और वे कितने मॉन्स्टर थे। वे लोग उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये कितनी देर तक बिना बेहोश हुए पिट सकती है। वो उसके प्राइवेट पार्ट्स में कई सारी चीजें डाल देते, यहाँ तक कि उसके घावों पर वो नमक, लाल मिर्च तक डाल देते थे। उसे खाना नहीं दिया गया, उसे पानी की एक बूंद नहीं दी गई, यहाँ तक कि चानमान उसके सामने मूत देता और फिर उसको फोर्स करता कि उसको पिए, बल्कि उसने उसको अपनी फीसिस खाने के लिए भी मजबूर किया। वो टेबल पर उसके हाथ को रखवा कर उसको पकड़कर उसको हथौड़े से पीटते। वो बेचारी चिल्लाती रहती, भीख मांगती रहती कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो उसकी नहीं सुनते, बल्कि उसके बोलने और चीखने पे उसको और ज्यादा मारते। जब इससे भी उनका मन नहीं भरता है तब वो जलती हुई मोमबत्ती से फान की आंख में मोम डालते हैं। वो उसके प्राइवेट पार्ट्स में नुकीली चीजें डालते हैं। वो जो किचन में सब्जी छीलने के लिए औजार होता है उससे वो फान की सभी जगह चमड़ी को छीलते हैं। वो उसके साथ इतना टॉर्चर करते हैं कि उसका एक भी बॉडी का पार्ट ऐसा नहीं रहा था जहां पर नील या कोई घाव ना पड़ा हो। फान जिंदा तो थी, वो सांसें तो ले रही थी, लेकिन वो जिंदा होते हुए भी मर चुकी थी। वो जिंदा होते हुए सड़ रही थी। उसे महसूस होना बंद हो चुका था, चाहे वो उसको कितना ही मार ले वो सुन पड़ चुकी थी। वो एक ही जगह पर लेटी रहती और वहीं पर यूरिन और फीसिस करती। ऐसे कर करके वो मॉन्स्टर उसको 1 महीने तक टॉर्चर करते रहते हैं। ऐसे करके दिन आ जाता है 14 अप्रैल 1999 और आज के दिन जब ये सभी शैतान फान से बोर होकर के बाहर घूमने चले जाते हैं, तब
फान तड़पते हुए अपनी आखिरी सांसें लेती है। जिसके बाद जब थोड़ी देर बाद वो घर पर आते हैं तो उसके मरा हुआ देखकर शॉक हो जाते हैं। मतलब कि वो सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना टॉर्चर सहने के बाद, इतना सब सहने के बाद फान जिंदा रह जाएगी। अब उसकी डेड बॉडी को देख उनको पहली बार डर होने लगता है, वो नर्वस होने लगते हैं। अब वो सोचने लगते हैं कि इसकी बॉडी के साथ क्या किया जाए, नहीं तो हमें जेल होगी। उनको किसी तरह से इसकी बॉडी को ठिकाने लगाना था ताकि उनको कभी ये ना मिले। और दूसरी तरफ फान का पति और उसका बच्चा घर पर ही थे और उनको अब भी ये लग रहा था कि शायद वो कहीं पर गई हुई है या गुम गई है। और ये जो 14 साल की बच्ची थी, इसका ये कहना था कि वो बचपन से ही वायलेंट मूवीज देखकर बड़ी हुई थी। उसे वायलेंट चीजों में और मारपीट करने में मजा आता था, इसलिए वो उनका साथ दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे उनकी टॉर्चर की सीमा बढ़ती जाती है, उसे इन सब में मजा नहीं आ रहा था। लेकिन वो उनके साथ बंध सी चुकी थी। अगर वो इनको छोड़कर चली जाती तो वो लोग ये सोचते कि ये तो कमजोर है, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि वो उसको मार देते, ये सोचकर कहीं ये पुलिस को ना बता दे। इसलिए इच्छा ना होते हुए भी उसको उन सब का पार्ट बनना पड़ा। लेकिन अब सवाल आता है कि फान के मरने के बाद उन लोगों ने उसकी बॉडी का क्या किया। तो अब उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना इसकी बॉडी को काट दिया जाए छोटे छोटे टुकड़ों में। इसलिए वो अब इसकी बॉडी को लेकर जाते हैं बाथरूम में, एक बाथटब में। और यहाँ पर पहले वो इसकी बॉडी में कई सारे चाकू घोंप देते हैं, जिससे फान की सारी बॉडी का खून रिस जाता है और वो सूखी पड़ जाती है। जिसके बाद वो लोग इसके छोटे छोटे टुकड़े करने लगते हैं और छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद वो एक बड़े बर्तन में इसके टुकड़ों को उबालते हैं ताकि इसमें से बदबू चली जाए। ये सब करते हुए उन्हें करीब 2 से 3 दिन लग जाते हैं और इस बीच उन्हें भूख लगने लग जाती है। इसलिए वो सोचते हैं कि क्यों ना कुछ खाना बना लिया जाए। तब वो गैस को चालू कर लेते हैं और उस पर अपने नूडल्स बनाने लगते हैं। और नूडल्स जिस गैस पर रखे हुए थे उसके साइड में उबल रहे थे उसके टुकड़े, फान की बॉडी के टुकड़े। बल्कि वो इतने गिरे हुए आदमी थे कि वो एक ही चम्मच से उसको उबाल रहे थे और उसी चम्मच से अपने नूडल्स बना रहे थे। इस सब से तुम्हें ये तो अंदाजा हो गया होगा कि इन लोगों को जीने का हक तो है ही नहीं। खैर, इसके बाद ये लोग फान की बॉडी के टुकड़ों को पूरे शहर में इधर उधर फेंक देते हैं, जहां पर कुत्ते बिल्ली वगैरह उसके बॉडी पार्ट्स को खा जाते हैं। लेकिन इनके पास फान का स्कल रह जाता है, जिसको ठिकाने लगाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि अगर इसको शहर में कहीं पर फेंक दिया तो कोई भी इसको पहचान सकता था और इनको फंसने से बचने के लिए इसको ठिकाने लगाना जरूरी था। लेकिन अब ये इनका आलसपन मान लो या इनकी बेवकूफ़ी मान लो कि ये इस स्कल को वहीं पर जो एक बड़ी हेलो किटी डॉल रखी हुई थी उसके सिर में छिपा देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। ये सभी लोग उस 14 साल की लड़की को भी समझा देते हैं कि अगर तुम पुलिस के पास गई तो हम लोग फंस जाएंगे, इसलिए तुम पुलिस के पास मत जाना, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। वो भी सोचते हैं किसी ना किसी तरह मैं भी इसका पार्ट थी, इसलिए मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगी। वो घर पर जाती है, वो सो जाती है, लेकिन उसके अंदर उसकी आंखों के सामने उस बेचारी के साथ ये सब होता रहा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाई। उसको ये लगने लगा कि फान का कहीं भूत ना आ जाए, वो उसको मार ना दे। जिसके बाद तो फान उसको कई बार सपने में भी दिखाई देती है, जो कि अपना सिर मांग रही थी और कह रही थी कि मेरा अंतिम संस्कार करो। और बल्कि ये सब उसके अंदर की गिल्ट ही थी जो उसको ये सब दिखा रही थी, ये कोई फान का भूत वगैरह नहीं था। जब ये सब डरावने सपने उसे काफी ज्यादा आने लगते हैं तो आखिर में वो पुलिस के पास जाकर कन्फेस करने का फैसला ले ही लेती है। और तब जाकर इतनी डरावनी कहानी सबके सामने आती है। ये लड़की सभी लोगों का नाम बता देती है, जिसके बाद उन सभी को पकड़ लिया जाता है। यहाँ तक ये सब लोग छुपे हुए भी नहीं थे, ये अपने घर पर ही थे, मानो कुछ भी नहीं हुआ हो। कोर्ट में केस जाता है, केस चलता है, लेकिन चांद मान और उसके दोस्तों के लॉयर का ये कहना था कि ये पूरा का पूरा केस टिका हुआ है 14 साल की नाबालिग के बयान पर कि ऐसा ऐसा हुआ था। चांद मान का कहना था कि वो एक ड्रग एडिक्ट थी और ड्रग्स के कारण ही उसकी मौत हुई थी। जिसके बाद वो पुलिस के कारण डर जाते हैं और उसको काट कर ऐसे कर करके ठिकाने लगा देते हैं। एविडेंस के नाम पर भी बस फान का स्कल था, इसलिए पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं था कि उन्होंने ही उसको मारा था। इसलिए चांदमान और उसके दोस्तों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाती है विद पॉसिबिलिटी ऑफ पैरोल। बल्कि समय बीतता है और 18 साल बाद जाकर वो छूट भी जाते हैं और इसके बाद उनकी यूं की जिंदगी इनके सामने पड़ी थी। बल्कि चांदमान वो इसके बाद भी नहीं सुधरता है, टाइम बीतता है और 2022 में से फिर से पुलिस पकड़ लेती है, क्योंकि इसने एक 10 साल की बच्ची को किडनैप करके करीब 12 महीने तक टॉर्चर किया और रेप किया।
तो इससे साफ हो गया कि उन्हें पनिशमेंट से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि उन्हें तो अब उस टॉर्चर की आदत लग गई थी। खैर, अब सवाल आता है कि फान के बच्चे का क्या हुआ। तो फान की न्यूज जब फैल जाती है तब उसके कुछ रिलेटिव्स आ जाते हैं। ये रिलेटिव्स फान के बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं और 21 मार्च 2000 को फान का स्कल वापस कर दिया जाता है उसके हस्बैंड को, जिसके बाद उसका दाह संस्कार किया जाता है। साथ ही साथ वो अपार्टमेंट जिसमें फान के साथ ये दरिंदगी हुई थी उसे डिमोलिश कर दिया जाता है। मतलब ये था हेलो किटी मर्डर केस। मतलब अब मैं क्या कहूँ, बढ़िया लगा या डरावना लगा, क्या कहूँ मैं तुम्हें अब। खैर, तुम जो भी सोच रहे हो कमेंट कर देना ताकि इस वीडियो को पुश मिल जाए। और अगर तुम्हें ऐसे ही केस और चाहिए तो एक और केस है, ये देख लो, जेफरी डामर की डॉक्यूमेंट्री, जो कि सच में लाजवाब है। लाजवाब तो क्या, मतलब डरावनी है।